बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 447 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुमने कहा नहीं कि मैं तुम्हारी उंगली को एहतियात से पकड़े रखूं। उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, यह मजाक नहीं तो और क्या है। तुम यहाँ पहली मर्तबा आए हो। सैर तुम्हें मैं कराऊं या तुम मुझे कराओगे? तुम मेरी उंगली पकड़कर चलोगे या मुझे तुम्हारी उंगली पकड़ना होगी? उसने संजीदगी से ये सवाल उठाए तो मैं मुहावरतन सर पकड़ कर रह गया। उसने एक टेक्निकल पॉइंट उठाया था। पेश आमदा सूरत हालात में असूलन मुझे उसकी उंगली थामना चाहिए थी, लेकिन इतनी मामूली सी तकनीकी खामी पर यूं नॉन स्टॉप हंसते चले जाना समझ में आने वाली बात नहीं थी। मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, सूफिया बस इतनी सी बात के लिए तुमने मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा। तो वो जल्दी से बोली, दरअसल दो बातें एक साथ मेरे ज़हन में उभर आई थी। उसका अंदाज वदात पेश करने वाला था। मैं पहले ये सोच रही थी कि एक यूसुफुल ज़ायरी मुझे मिस्र की सैर कराई थी और अब मैं एक दूसरे यूसुफुल ज़ायरी को मिस्र की सैर कराने वाली थी। ये सितम ज़रीफ़ी बल्कि सितम ज़ईफ़ी नहीं तो और क्या है। उस पर तुमने वो उंगली पकड़ने वाला शगुफा छोड़ दिया। बताओ, मैं हंसती नहीं तो और क्या बैठकर रोना शुरू कर देती? कोई लतीफ़ा सुनकर इंसान रो देता है क्या? उसने बात की इख्तिताम पर दो सवालात दाग दिए, लेकिन मैंने किसी वजाहत की जरूरत महसूस ना की और इस किस्से को खत्म करना ही मुनासिब समझा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने दर हकीकत अपने जहन में दो यूसुफुल ज़ायरी को अलग अलग बिठा रखा है, इसलिए सोच की ये पेचीदगी पेश आ रही है। तुम अपनी यादाश्त में यूसुफुल ज़ायरी को स्टेज करने की कोशिश करो। असली यूसुफुल ज़ायरी को चंद दिनों के लिए फरामोश कर दो। सिर्फ इस यूसुफुल ज़ायरी को याद रखो जो असली के बेस में नकली है और तुम्हारे साथ इसे मिस्र से इसराइल जाना है। तुम्हारा मशवरा तो दिल को लग रहा है, वो कुछ सोचते हुए बोली। लेकिन अगर मैंने नहायत ही पुख्तगी से तुम्हें यूसुफ समझना शुरू कर दिया तो पेचीदगी और भी बढ़ जाएगी। तो तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? उसने मुबहम अंदाज में बात को समेटा तो मैं उसके मतलब को बाखूबी समझ गया और जान छुड़ाने वाले अंदाज में मैंने उससे कहा, इट डज नॉट मैटर। उसी लम्हे फोन की घंटी बजने लगी। हम दोनों ने हैरत भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। सूफिया ने सवालिया अंदाज में कहा, किसका फोन हो सकता है? ये तो अटेंड करने के बाद ही मालूम हो सकेगा। मैंने सरसरी लहजे में कहा। हम इस वक्त अपार्टमेंट के जिस कमरे में बैठे थे फोन सेट भी वहीं एक स्टैंड पर रखा हुआ था। मेरी तारीफ पाकर सूफिया फोन की जानिब लपक गई। ये फोन मेरे लिए एक तरह से बाइस रहमत साबित हुआ था। घंटी सुनते ही सूफिया अपने गीले को भूल गई, वरना पता नहीं उसे इत्मीनान दिलाने के लिए मुझे कौन कौन से जवाबात देना पड़ते। वो एक बातूनी और पीछे ही पड़ जाने वाली लड़की थी। सूफिया ने फोन अटेंड किया। हेलो के जवाब में दूसरी तरफ की बात सुनी और मेरी तरफ देखते हुए मुतमईन लहजे में बोली, वहीदान, हिराल्ड थॉमस तुमसे बात करना चाहता है। हिराल्ड थॉमस का नाम सुनते ही मैं फोन के करीब पहुंच गया। थॉमस का ताल्लुक इंग्लैंड के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से था और वो इस मिशन के सिलसिले में मेरी भरपूर मदद कर रहा था। सूफिया और यूसुफ उसी की दरियाफ्त थे। रस्मी अलैग सलह के बाद उसने हमारे सफर के बारे में दरियाफ्त किया, फिर असल मौजू की तरफ आ गया। यूसुफ ने तुम्हारे रवाना होते ही लंदन से बराए रास्त अपने दोस्त सैयद मुबारक अल हुसैनी से बात की थी और उसे बताया कि वो कायरा पहुंच रहा है। उसके साथ एक दोस्त भी है जो इसराइल, मिस्र और उर्दन की सैर करना चाहती है। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, यूसुफ ने मुबारक अल हुसैनी को अपनी दोस्त सूफिया के बारे में तफसीलन बता दिया है। तुम्हें मालूम है मुबारक अल हुसैनी कंटेकी टूर एंड ट्रैवल कंपनी का नुमाइंदा है, जिसके तवज्जो से यूसुफ और सूफिया के दौरे का बंदोबस्त होना है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ, बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। वो लम्हे भर को रुका तो मैंने तसल्ली बख्श लहजे में कहा, आप अपना बयान जारी रखें। वो बोला, कंटेकी वाले अमूमन सफर के आगाज से 45 दिन पहले बुकिंग करते हैं, लेकिन मुबारक अल हुसैनी यूसुफ का सच्चा दोस्त है, लिहाजा उसने यूसुफ और सूफिया के लिए गुंजाइश निकाल ली है। तुम्हें हर सूरत में कल दोनों पासपोर्ट्स मुबारक अल हुसैनी के ऑफिस पहुंचाना होंगे। परसों यानी 24 अप्रैल को इन तीनों मुल्कों के दौरे वाला एक ट्रिप रवाना होने वाला है, जो मिस्र, इसराइल, उर्दन से होते हुए 16 दिन के बाद यानी 9 मई को वापस मिस्र पहुंच जाएगा। अगर ये ट्रिप मिस हो गया तो फिर तुम्हें कम से कम 15 दिन तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इस साल का दूसरा ट्रिप 8 मई को रवाना होगा। यूसुफ ने मुबारक से पेमेंट का मामला भी तय कर लिया है, लिहाजा तुम्हें कंटेकी के ऑफिस में किसी किस्म की अदाई नहीं करना होगी। तुम अपने साथ जो रकम लेकर गए हो उसे दीगर मामलात के लिए बचा कर रखो। तुम्हें किसी भी वक्त कोई भी हंगामी सूरत पेश आ सकती है। हिराल्ड थॉमस ने मुझे और सूफिया को अमेरिकी डॉलर की सूरत में अच्छी खासी रकम बतौर ज़ादे राह थमा दी थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जरा ये तो बताएं, इस टूर के लिए फीकस कंपनी वाले कितनी रकम वसूल करते हैं? मिस्र, इसराइल और उर्दन के इस 16 रोजा दौरे के लिए कंटेकी वाले फी मुसाफिर 1995 अमेरिकी डॉलर वसूल करते हैं, यानी पूरे 1995 डॉलर। यानी पूरे 1995 डॉलर। मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, यह तो बहुत बड़ी रकम है।
रकम बड़ी है या छोटी इसकी फिक्र तुम ना करो, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। समझ लो यूसुफ और सूफिया के कुल $3,990 कंपनी को अदा कर दिए गए हैं। 24 अप्रैल की सुबह तुम कंटे की डिस्पोजल पर होगे। इस ट्रिप के दौरान में तुम्हें बाखूबी अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी अगर भारी रकम वसूल करती है तो उसके बदले में आरामदायक तफरीह भी मुहैया करती है। ठीक है मिस्टर थॉमस, मैं आपकी हिदायत को याद रखूंगा, मैंने मजबूत लहजे में कहा। उसने दुआया अंदाज में टेलीफोनिक राब्ता मौकूफ कर दिया। बेस्ट ऑफ लक। मैंने रिसीवर रखा तो सूफिया ने कहा, यूसुफुल ज़ाहिरी तुम्हारे लिए कदम कदम पर आसानियां फराहम कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इस मिशन में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अगर तुम ऐसा ख्याल नहीं करती तो मैं यही कहूंगा तुम गलत सोच रही हो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं बहुत मुश्किल पसंद हूँ और मेहनत करने से घबराता नहीं हूँ। तुम्हें इस चंद रोजा साथ में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मुझे यकीन है जब इसराइल में तुम मुझसे जुदा होगी तो मेरे बारे में तुम्हारी राय बदल चुकी होगी। हो सकता है, वो एक अदाए नाज से कंधे उचकाते हुए बोली। मैंने पूछा, बाय द वे तुम इसराइल से वापस लंदन कैसे पहुंचोगी? चीफ लामा चिंगफू ने इस सिलसिले में कोई वादे बात नहीं की थी, सिर्फ इतना बताया जब इसराइल में मैं साहिल को हासिल कर लूंगा तो सूफिया मुझसे जुदा हो जाएगी। मैंने सवाल किया था कि असली सूफिया का क्या होगा तो उसने दो टोक अंदाज में कहा था, मुझे सूफिया के सिलसिले में ज़हन को थकाने की जरूरत नहीं है। उसे इसराइल से मिस्र और मिस्र से इंग्लैंड पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी और शख्स को सौंपी जा चुकी है। चिंगफू की इस दो टोक जवाब के बाद मैं मजीद सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सका था, इसलिए अब सूफिया से पूछ रहा था अगर सूफिया को किसी और शख्स के साथ सफर करना था तो यकीनन वो उस शख्स के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानती होगी। वो मेरे सवाल के जवाब में बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें बताने में कोई हर्ज महसूस ना करती। क्या मतलब? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा, क्या वाकई तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती? हाँ वाकई, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। तुम्हें मेरी बात का यकीन कर लेना चाहिए। मैं यकीन कर रहा हूँ, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है कि मैंने जुमला ना मुकम्मल छोड़ा तो वो वजाहत करते हुए बोली, मिस्टर थॉमस ने मुझसे कहा था तुम जैसी अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर लो मैं तुमसे अलग हो जाऊं और फौरन थॉमस से राब्ता करूं। उस वक्त वो मुझे बताएगा कि मैं क्या और कैसे करूंगी। ओह, बेसाख्ता मेरे लबों से एक ठंडी सांस खारिज हुई। मैंने थके हुए लहजे में कहा, तो इसका मतलब है मौजूदा सेटअप की अच्छी खासी डोरियां मिस्टर हिराल्ड थॉमस ने अपने हाथों में थाम रखी हैं। सूफिया ने इस बात में गर्दन हिलाई और ना ही साफ इनकार किया बल्कि खामोशी से मुझे देखती चली गई। इससे कबल कि मैं कुछ बोलता उसने मुंह खोलकर एक कुशादा जमाई ली। मैंने मौका महल की मुनासिबत से फौरन कह दिया, मेरा ख्याल है रात का जो थोड़ा वक्त बाकी बचा है उसको सोकर गुजारना चाहिए ताकि कल सुबह फ्रेश हालत में हालात का मुकाबला कर सके। सोने की बात करते हुए तुम अच्छे नहीं लगते वैदान, उसने एक और जमाई ली। मैंने कहा, क्या तुम चाहती हो मैं चांदी की बातें करूं? मैंने मजाकन कहा। वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोली, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रही थी तुमने जहाज के अंदर कम से कम 3 घंटे की नींद ली है। ठीक है, अब नहीं लूंगा, मैंने सुलह सफाई का अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। तुम इत्मीनान से ले लो, मैं खामोशी से तुम्हें देखता रहूंगा। तुम चाहो तो जहाज वाली कसर इस अपार्टमेंट में पूरी कर सकती हो। एक लम्हे को रुककर मैंने इजाफा करते हुए कहा, वैसे एक बात की वजाहत कर दूं, जहाज में तुम हार गई थी, यहाँ भी मैं ही जीतूंगा। वो बोली, मुझे तो शदीद नींद आ रही है और मैं वाकई सो रही हूँ। बात खत्म करते ही वो बेड पर दराज हो गई। अगली लम्हे उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन चंद मिनट बाद जब इस बेडरूम में उसके सुरीले खराटे उभरने लगे तो मुझे यकीन करना पड़ा कि सूफिया बात की पक्की है। नींद ने मुझे भी खासा सता रखा था। सूफिया का ये अंदाज बिल्कुल गलत था कि मैंने दौरान सफर में अच्छी खासी नींद ले रही थी। वो मेरी मुसलसल बंद आंखों को देखकर इस नतीजे पर पहुंची थी। उसकी जगह कोई और भी होता तो यही ख्याल करता। कौन जानता था, मैं आंखें बंद किए जाग रहा था और ऐसी दिलचस्प सरगर्मियों में मशगूल था कि बयान से बाहर है। मैं चंद लम्हा तक सूफिया को बेफिक्री से सोते हुए देखता रहा, फिर दूसरे बेड पर दराज होकर मैंने आंखें बंद कर ली। सोने से कबल मैंने थोड़ी सी तसव्वुराती आवारागर्दी जरूरी समझी और साहिल को सोचकर उसके माहौल में पहुंच गया। उसके बाद मैंने इधर उधर की दीगर तसव्वुराती मटर गश्त में वक्त साया करना मुनासिब ना समझा और दिमाग को हिदायत देने लगा। मैं यानी वैदान अली इब्ने आबद अली नहायत ही पुरसुकून मीठी और गहरी नींद सोऊंगा और ठीक 8 बजे सुबह मेरी आंख खशाश बशाश ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। लेकिन इस नींद के दौरान में अगर इस अपार्टमेंट के अंदर कोई गैर मामूली वाकया पेश आने का इम्कान पैदा हुआ तो वक्ते मुकर्रर से पहले ही फौरन मेरी आंख खुल जाएगी। इस हिदायत के बाद मैंने आंखें बंद रखते हुए सोने की कोशिश भी करनी शुरू कर दी। मैंने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़कर नींद के हवाले कर दिया। मुझे इस कोशिश में जल्दी कामयाबी का मुंह देखना पड़ा। मैं देखते ही देखते नींद की मेहरबान और खुशामदीद वादी में उतरता चला गया। आइंदा रोज नाश्ते के बाद हम अपार्टमेंट से निकल आए। मज़कूरा अपार्टमेंट जलील कदर मस्जिद सुल्तान हसन के करीब वाक़ था। मेरी ये कोशिश थी कि अपार्टमेंट से बाहर कम ही निकलूं। मैं इस वक्त यूसुफ के उलिये में था। अगर ज्यादा देर तक बाहर घूमता फिरता तो यूसुफ का कोई भी जानने वाला मुझसे टकरा सकता था और मुझे इससे बचना था। कम से कम उस वक्त तक ये एहतियात नहायत जरूरी थी जब तक हम अपने दौरे का आगाज नहीं कर देते।
जो लोग दूसरों का उलिया अपनाकर सोसाइटी में मूव करते हैं उन्हें एक एक कदम फूंक कर रखने की जरूरत होती है। और अगर ये नाटक ज्यादा दिनों तक चलाना हो तो मेकअप और गेटअप की मुकम्मल रेंज अपने साथ रखना पड़ती है। किसी भी वक्त किसी भी शय की जरूरत पेश आ सकती है। कंटिन्यूटी के तकादों को निभाए बगैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। मेरे पास मेकअप का मुकम्मल सामान मौजूद था और अब तक मैंने इस फन में अच्छी महारत भी हासिल कर ली थी। मुझे साहिल को सूफिया का रूप देकर इसराइल से निकालना था और ये काम गोया मेरे बाएं हाथ का खेल था। साहिल को सूफिया बनाने में मुझे ज्यादा मेहनत ना करना पड़ती। वो एक मरतबा मेरी दस्तरस में आ जाती तो ज्यादा मेहनत क्या, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। हम थोड़ी दूर तक पैदल ही चलते रहे, फिर एक टैक्सी पकड़ ली। टैक्सी वाली ने हमें खान अल खलीली बाजार के पास से गुजार कर मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाया और कुछ देर बाद अल बाकरी स्ट्रीट पर वाक़े कंटेकी के ऑफिस के सामने पहुंचा दिया। ऑफिस के बाहर स्प्रिंग टूर कैरो का बोर्ड देखकर मैं मुतमईन हो गया। कायरा एयरपोर्ट से बाहर आने से पहले मैंने एक मनी चेंजर एजेंट के दफ्तर से चंद डॉलर को मिस्री करेंसी में तब्दील करा लिया था। मिस्र का सिक्का राइजल वक्त मिस्री पाउंड है तो इस वक्त एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 3.75 की हैसियत रखता था, यानी एक अमेरिकी डॉलर में लगभग 4.25 मिस्री पाउंड मिल जाते थे। मैंने टैक्सी वाले को मुकामी करेंसी में अदाई की और हम स्प्रिंग टूअर्स कैरो के दफ्तर में दाखिल हो गए। अल सैयद मुबारक अल हुसैनी का उलिया यूसुफ अल ज़ाहिरी ने मुझे अजबर करा दिया था, लिहाजा उस तक रसाई में मुझे कोई दुश्वारी पेश न आई। ये मेरी अदाकारी का सबसे कड़ा इम्तिहान था। मैं यूसुफ के एक बेतकल्लुफ दोस्त से मिल रहा था लेकिन सब खैरियत ही रही। मेरी कामिल एक्टिंग और कुदरती रवैये ने मुबारक अल हुसैनी को मेरे बारे में किसी शक में मुबतला नहीं किया और ये मुख्तसर सी मुलाकात इंतहाई कामयाब रही। मैंने अपना यानी यूसुफ अल ज़ाहिरी और सूफिया का पासपोर्ट और दीगर जरूरी कागजात मुबारक अल हुसैनी को थमाए और मसरूफियत का बहाना करके उसके दफ्तर से उठाया। मुबारक अल हुसैनी की हिदायत के मुताबिक आइंदा रोज यानी 24 अप्रैल को सुबह 9 बजे से पहले हमें ओसिस होटल पहुंचना था। कंटेकी के इस 3 मुल्की ट्रिप का डिपार्चर ओसिस होटल से होता था और ये बात मुझसे ज्यादा और कौन जानता था। मैं तो इस होटल का स्लीपिंग पार्टनर भी था। मुबारक अल हुसैनी ने जो कुछ कहा वो उसके पेशा वराना फराइज का हिस्सा था और अब मुझे अपने फराइज से ओहदा बरा होना था। हम स्प्रिंग टूर कैरा के ऑफिस से बाहर निकले तो सूफिया ने तौसीफी अंदाज में कहा, एक्सीलेंट, तुमने बड़ी भरपूर अदाकारी की है। मुबारक अल हुसैनी को एक लम्हे के लिए भी शुबा नहीं हुआ कि वो यूसुफ अल ज़ाहिरी की बजाय किसी बैरूपिये से मुलाकात कर रहा है। मैंने गहरी चोट की, क्या तुम्हें शुबा हुआ था? नहीं, वो गड़बड़ा कर रह गई। मेरा इशारा उस खुशगवार वाक़े की जानिब था। उस अपार्टमेंट में सूफिया ने मुझे गर्मजोशी से इस्तकबालिया दिया और वो समझदार लड़की मेरा इशारा बखूबी समझ गई। हमारे दरमियान चंद लम्हात खामोशी से गुजरे। मुबारक अल हुसैनी के दफ्तर से थोड़ी दूर आने के बाद हमने अल बाकरी स्ट्रीट के कोने से एक टैक्सी पकड़ी और वापसी के सफर पर रवाना हो गए। मिस्र में चलने वाली टैक्सी को उमूमन पैसेंजर कार भी कहा जाता है। मैं एहतियात के दामन को एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरा यूं खुलेआम ज्यादा घूमना फिरना नुकसानदेह साबित हो सकता है और अब तक इस मिशन के तमाम मरहले बखैरो आफियत तय हो गए थे। अगर मैं इसी मोहतात रवि को अपनाए रखता तो कामयाबी यकीनी थी। सूफिया के पास बरतानिया की शहरियत और इसका पासपोर्ट ETA लिस्टेड भी था। ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 33 ममालिक से मुतल्लिक अफराद के पासपोर्ट्स को अपने पास रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम करता है। वो पूरा दिन हमने अपार्टमेंट के अंदर बंद होकर गुजारा। स्प्रिंग टूर कैरो से वापसी पर हमने लंच का बंदोबस्त कर लिया था, लिहाजा दोपहर के खाने के लिए भी हमें बाहर नहीं निकलना पड़ा। सुबह जब हम अपार्टमेंट से निकले तो खान अल खलीली बाजार में मैंने खाने का एक म्यारी मरकज देखा था। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया। रात भीगने लगी तो सूफिया से मैंने इस्तफसार किया, तुम्हें घर के अंदर बंद होकर बैठे रहना कैसा लग रहा है? इंतहाई बोरिंग। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन तुम्हारी वजह से मजबूरी है ना? तुम्हारी वजह से तो कोई मजबूरी नहीं है ना? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो कतिये से बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने कौन सा रूप बदल रखा है? सारा मसला मेरे रूप का है। मैंने कहा, ठीक है, मैं इसमें कोई रद्दो बदल कर लेता हूँ। तुम्हारी बोरियत का कुछ न कुछ मदावा तो करना ही पड़ेगा ना। क्या तुम्हें बोरियत महसूस नहीं हो रही? उसने हैरत भरे लहजे में इस्तफसार किया। सच्ची बात तो ये है कि मैं भी उकताहट महसूस कर रहा हूँ। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं ज्यादा अरसे के लिए यूं किसी घर के अंदर बंद होकर कभी नहीं बैठा हूँ। वो पुरमानी अंदाज में सर हिलाते हुए बोली, तुमने अभी यूसुफ के बैरूब में रद्दो बदल की बात की है, तुम्हारे जहन में क्या आइडिया है? मुकम्मल तौर पर इस सूर्य को तब्दील करना तो मुनासिब नहीं होगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, अगर मैं अपनी आंखों पर से कांटेक्ट लेंस हटा दूं और स्पाइस स्टाइल बालों पर कोई टोपी वगैरह लगा लूं तो देखने वालों को पहली नजर में यूसुफ अल ज़ाहिरी दिखाई नहीं दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, मैं तुम्हारे ख्याल से इत्तफाक करती हूँ। वैसे हमारे पास मेकअप की मुकम्मल रेंज है। इसके अलावा तमाम लवादमात भी मौजूद हैं जो रिया तब्दील करने में खासे मामन साबित हो सकते हैं। मैंने अपनी वजाहत को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर मैं जेरे नाक हल्की फुल्की मूंछें चिस्पा कर लूँ तो हमारी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा रोशन हो जाएंगे।
इसी नोयत की बाइमी गुफ्तगू के बाद हम इस फैसले पर पहुंच गए कि डिनर के बाद हम अपने अपार्टमेंट से बाहर जाएंगे। मैंने अपने हुलिये में हस्बे ज़रूरत मुनासिब सी तब्दीली की और हम अपार्टमेंट से निकलकर खान अल खलीली बाजार की तरफ चल पड़े। दुनिया का कोई भी मुल्क और मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन ज़रूर पहुँच जाते हैं। ना सिर्फ पहुँच जाते हैं बल्कि ज़ाती कारोबार भी शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी तलाश के बाद खान अल खलीली बाजार में हमें एक देसी होटल मिल गया। दरहकीकत वो एक रेस्टोरेंट था जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी दोनों मुल्कों की मारूफ डिशेज दस्तयाब थी। देसी खाने खाए हुए मुझे एक अरसा हो गया था, ज़्यादा मैंने सूफिया से साफ अल्फाज में कह दिया, मैं तो इस रेस्टोरेंट का जायका चखूंगा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। जब सुबह हम टैक्सी में बैठकर इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरे थे तो तुमने जिन नजरों से इधर देखा था मैं समझ गई थी तुम्हारे ज़हन में क्या चल रहा होगा, और अब तुमने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दिया है। वो इंकशाफ अंगेज लहर में बोली। मैंने हैरत से आंखें फैलाई और कहा, तुम तो बड़ी समझदार हो, बल्कि कुछ ज्यादा ही समझदार हो। उसने मेरे इज़ारे ख्याल पर कोई तबसरा ना किया और बोली, अगर ज्यादा तेज मिर्च मसाला ना हो तो मैं भी यहीं पर डिनर ले लूंगी। इस इत्तेफाक राय के बाद हम खान अल खलीली के मज़कूरा रेस्टोरेंट में जा बैठे। मेन्यू देखा तो पता चला कि हमारे मतलब की खासी डिशेज मौजूद थी। मैंने वेटर से मिर्च मिसाले के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया वो हमारे हस्बे मंशा तैयार करवा देगा। हमने इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए आर्डर लिखवा दिया। सूफिया ने अपने लिए फ्राइड राइस और चिकन की एक सादा सी डिश मंगवाई। मैंने बिरयानी, चपाती और कुछ मंगवा लिया। इन तमाम डिशेस को शेयर करके हमने एक भरपूर डिनर लिया और बिल अदा करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। मैं जानता था अपार्टमेंट में पहुंचकर बेहरकत होना पड़ेगा, ज्यादा थोड़ी सी नाइट वॉक जरूरी समझी। हम पैदल ही टहलते हुए खान अल खलीली बाजार से निकल आए और इस जानिब बढ़ने लगे जिस रुख पर मस्जिद सुल्तान हसन वाक़ थी। एक भरपूर चहलकदमी के दौरान में बातें करते हुए बिलाखिर हम अपार्टमेंट में पहुंच गए। मज़कूरा अपार्टमेंट 2 बेडरूम, एक सिटिंग रूम और एक डाइनिंग पर मुश्तमिल था। मैंने सूफिया से कहा, तुमने बताया है पहले भी एक मरतबा इस अपार्टमेंट में तुम क्याम कर चुकी हो, इस बार तुम किस बेडरूम में ठहरी थी? उसने जवाब दिया, डबल बेडरूम वाले बेडरूम में। अगर तुम यहाँ अनईज़ी महसूस करती हो तो उसी बेडरूम में चली जाओ, मैंने तजवीज़ पेश करने वाले अंदाज में कहा। वहाँ रात गुजारने से भूली बसरी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। मेरे अल्फाज में अच्छी खासी मानी खेदी पहना थी और मेरी बात की तय में पहुंचते हुए कदरे झीम गई। मैं अपने इस अमल से खुदा न खासा उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं हल्की फुल्की छेड़छाड़ के मूड में था। मेरी तजवीज़ के जवाब में उसने कहा, मैं महसूस कर रही हूँ मेरी वजह से तुम कुछ ज्यादा ही अनईज़ी हो रहे हो। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं दूसरे बेडरूम में चली जाती हूँ, वैसे फिलहाल तो मैं चेंज करने जा रही हूँ। बात खत्म करते ही वो वॉशरूम में घुस गई। 15 मिनट बाद जब वो दोबारा नमूदार हुई तो अच्छी खासी चेंज हो चुकी थी। अब उसके बदन पर लूज ट्राउजर और टी शर्ट नजर आ रही थी। मेरे पास पहुंचते उसने फैसला कुन लहजे में कहा, मैं सोने से पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइज की आदी हूँ। गुज़िश्ता रात तो सफर में गुजरी, लेकिन आज कोई मजबूरी नहीं है, लिहाजा मैं कॉमन रूम में जा रही हूँ। तुम कॉमन में जाओ या रिजर्व में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मुझे तो शदीद नींद आ रही है इसलिए फौरन सो जाऊंगा। तुम्हें सोने से किसने रोका है? उसने सवालिया नजर से मुझे देखा। मुझे तो लग रहा है तुम मेरी वजह से किसी उलझन का शिकार हो। हरगिज नहीं, मैंने कतिये से कहा। तुम एक्सरसाइज से दिल बहलाओ, मैं डबल बेड पर सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट, उसने कहा और कॉमन रूम की तरफ बढ़ गई। मैं उठा और उस छोटे से बेडरूम में आ गया जहाँ एक डबल बेड बिछा हुआ था। यह फौरी फैसला मैंने इसलिए किया कि सूरत-ए-हाल में सूफिया की मुदाखलत का इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर था। अगर मैं उस 2 बेड वाले बेडरूम में सोने की कोशिश करता तो ऐन मुमकिन था सूफिया डबल बेड का रुख करने की बजाय उसी कमरे के दूसरे बेड पर कब्जा जमा लेती, जैसा कि हमने पिछली रात बसर की थी। गुज़िश्ता रात हम दोनों ही नींद के तलबगार थे, लेकिन आज रात मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। किसी मुदाखलत के बगैर मुझे एक जरूरी काम निपटाना था। मैंने बेड के दरवाजे को बंद नहीं किया बल्कि नींवा रहने दिया और बेड पर दराज होकर आंखें बंद कर ली। अंदाज ऐसा ही था जैसे मैं सो चुका हूँ या सोने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। अगर सूफिया जाकर बेडरूम में देखती तो उसको यही तासर मिलता कि मैं अपने बयान के मुताबिक गहरी नींद में पहुंच चुका हूँ। मुझे यकीन था वो दूसरे बेडरूम में रात बसर कर लेगी। वो अपार्टमेंट हर हवाले से महफूज था और इस अपार्टमेंट के दाखिली दरवाजे पर डबल लॉक भी लगा हुआ था। उसके अंदर रात गुजारने वाले को किसी फिक्र अंदेशे की जरूरत नहीं थी। रब्बी मोशे आइमन तक रसाई में मुझे बार बार नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा था, मगर जैसे ये मेरी अना का मसला बनकर रह गया था, लिहाजा मैं जब भी बातनी आंख का शटर खोलता तो उसकी याद जरूर आ जाती और मैं एक आध ट्राई उस पर जरूर मार देता। इस रोज मैंने इस सफर का आगाज रब्बी से ही किया। इस वक्त कायरा में रात के 11 बज रहे थे। तिलबी में भी यही वक्त था। मैंने रब्बी के उलिये को अपनी तीसरी आंख के सामने उजागर किया और उसके माहौल में उतरने की कोशिश की। नतीजा पहले से मुख्तलिफ बरामद नहीं हुआ। मैंने लगभग 15 मिनट तक कभी सांस रोककर और कभी बगैर सांस रोके ये कोशिश जारी रखी और बिलाकर रब्बी को सलावातें सुनाते हुए ये सिलसिला मौकूफ कर दिया। वो और उसका माहौल एक लम्हे के लिए भी मेरी गिरफ्त या दस्तरस में नहीं आ सका था। मैंने गहरी सांस खारिज की और अपनी मंजिल साहिल के माहौल में उतर गया।
वो बालाई मंजिल वाले उसी बेडरूम में महवे ख्वाब थी। मैंने थोड़ी देर तक उसे सोते हुए देखा, फिर उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं सलमान के माहौल में पहुंच गया। वो अल्लाह का बंदा बावर्ची बना होटल टॉप के किचन में मसरूफ था। मैं थोड़ी देर तक उसकी कारकर्दगी का जायजा लेता रहा, फिर उसके ममासिल की तरफ छलांग लगाई। इस तसव्वुराती जश्न ने मुझे उस शख्स के माहौल में पहुंचा दिया जो साहिल वाले बंगले में सलमान का खला पूर कर रहा था। वो मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ एक मुख्तसर से कमरे में बैठा गपशप कर रहा था। मैं अब उस बंगले की इमारत में इतनी मर्तबा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ गया था कि वहाँ का महल्ले वकू और मकानियत को बड़ी हद तक समझने लगा था। मुझे ये अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत महसूस ना हुई कि वो तीनों जिस कमरे में बैठे गुफ्तगू में मसरूफ थे वो साहिल वाले बेडरूम से नजदीक होने के अलावा एक ऐसे जाविये पर वाक़ था कि वो उस कमरे के अंदर बैठकर भी साहिल वाले बेडरूम के दरवाजे को वाच कर सकते थे। मेरी मालूमात के मुताबिक मजकूरा दरवाजा बाहर से लॉक था। साहिल किसी भी तौर उसे अंदर से खोल नहीं सकती थी। उसके बावजूद भी वो लोग साहिल के हवाले से बेहद मोहतात थे और मैं ये जानता था ये एहतियाती तदाबीर रब्बी के कड़े अहकाम की रहीने मिन्नत थी। मैं उनके दरमियान होने वाली बातचीत को सुन सकता था और ना ही समझना मेरे इख्तियार में था। उन्हें उनके हाल पर छोड़कर मैं किचन में पहुंच गया। इस बंगले का किचन इमारत की बालाई मंजिल पर वाक़ था। मैंने वहाँ के कुक को अपना टारगेट बना लिया, लिहाजा उसी के तवस से वहाँ तक रसाई मुमकिन हो सकी। बावर्ची किचन में मौजूद था। उसे काम में मसरूफ देखकर मुझे हैरत हुई कि वो आधी रात के वक्त किसके लिए कौन सी डिश तैयार कर रहा था। मैं तसव्वुर की निगाह से उसकी हरकतों सकनात का जायजा लेने लगा। एक ख्याल जहन में ये भी मौजूद था शायद वो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के लिए चाय काफी बना रहा हो। जल्दी मुझे अंदाजा हो गया उसने नहायती एहतियात और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के तहत दूध उबाला था और एक खातिर तरीके पर अमल करते हुए मजकूरा दूध को गुनगुना बनाकर एक गिलास में भर दिया था। उस शख्स ने उस दूध की तैयारी में जितनी तवज्जो और एहतियात से काम लिया, उससे मुझे ये अंदाजा कायम करने में कोई दिक्कत महसूस ना हुई कि दूध का वो गिलास किसी अहम शख्स के मेदे में उतरने वाला था और इस इमारत में सबसे अहम शख्सियत सिर्फ और सिर्फ रब्बी मोशी हाइमन ही की हो सकती थी। मैं धड़कते हुए दिल के साथ उस बावर्ची की अगली हरकत का इंतजार करने लगा। मैं नहीं जानता था रब्बी इस वक्त बंगले में मौजूद था या नहीं, लेकिन ये जरूर था कि बावर्ची ने दूध का जो गिलास तैयार करके ट्रे में सजाया था वो मेरी निगाह के सामने कोई नया दरवाजा खोलने वाला था। मैं उस बावर्ची के माहौल से चिपका रहा। उसने दूध तैयार किया तो उसे कहीं पहुंचाना भी जरूर होगा। उसने दूध के गिलास को ट्रे में रखने के बाद एक सासर से ढक दिया। मैं तो कर रहा था कि वो दूध वाला गिलास लेकर किचन से निकलेगा और मुतल्लिका शख्स तक पहुंचाकर वापस आ जाएगा। उसके सफेल मुझे भी वहां से निकलने का मौका मिल जाता और मैं ये जानने में कामयाब रहता कि इतने एहतमाम से तैयार किया जाने वाला दूध किस खुश नसीब के हिस्से में आने वाला है। लेकिन बावर्ची मेरी तवक्को पर पूरा ना उतरा। उसने ट्रे को उठाने की जहमत ना की और दीवार पर नस्ब इंटरकॉम की जानिब बढ़ गया। जब उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर कान से लगाया और किसी से बात करने लगा तो मैं समझ गया वो किचन से बाहर कदम नहीं निकालेगा, बल्कि उसने दूध ले जाने के लिए किसी और को किचन में बुलवा लिया है। जल्दी मेरे ये अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। दरमियाने कद और बारी तनोतोश का मालिक एक शख्स बावर्ची खाने में पहुंचा और बावर्ची वो ट्रे उठाकर मजकूरा शख्स की समत बढ़ा दी जिसमें दूध वाला गिलास रखा हुआ था। बावर्ची ने उससे कोई बात की और ना ही उस शख्स ने किसी किस्म का इस्तफसार किया। वो खामोशी से ट्रे उठाए किचन से निकल आया। यूं महसूस होता था जैसे वो सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पेश आ रहा हो। दूध लेकर जाने वाला किचन से निकला तो मैं किसी नादीदा आंख की मानिद उसके माहौल से चिपक गया। वो चक्करदार जीने के जरिए जेरी मंजिल की तरफ बढ़ा तो मेरे दिल की धड़कन यकदम तेज हो गई। मुझे भी उसके साथ जेरी मंजिल तक रसाई का मौका मिल रहा था, लिहाजा मैं सांस रोककर अपने काम से लगा रहा। मैंने सलमान के माहौल में रहते हुए जेरी मंजिल के कुछ हिस्से देख लिए थे और उसके साथ ही मैं उस बेडरूम के अंदर भी चला गया जहाँ मोशी हाइमन आराम फरमा रहा था। वो भारी भरकम शख्स मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचाने वाला था। वो दूध वाले गिलास के साथ एक कमरे के दरवाजे के सामने जा रुका और बड़े खफीफ अंदाज में मजकूरा दरवाजे पर दस्तक दी। ये जेरी मंजिल का वो हिस्सा नहीं था जहाँ मैं सलमान की मुय्यत में पहले भी आ चुका था। मेरे तजस्सुस को हवा मिली कि इस दस्तक के जवाब में कौन सा शख्स नमूदार होगा। दरवाजा खुला और मैं फरबा शख्स के माहौल में रहते हुए खुले हुए दरवाजे पर मैंने एक दराज कामत शख्स की झलक देखी। वो मुतनासिबुल बदन शख्स, बाल सुनहरी और सिल्की, जिन्हें उसने साइड मांग की सूरत संवार रखा था। वो मुझे मुकम्मल सूटेड बूटेड नजर आया। यूं महसूस होता था वो किसी एग्जेक्टिव मीटिंग के लिए रवाना होने वाला हो। आधी रात के वक्त उस दराज कामत शख्स की इस तैयारी ने मुझे खासा हैरान किया। इस हैरान कर देने वाले शख्स ने दूध के गिलास वाली ट्रे थाम ली, सामने खड़े फरबे आदमी की तरफ देखकर इस बात में गर्दन हिलाई और दरवाजा बंद कर दिया। मैं भी उसके साथ ही कमरे में बंद हो गया। उस शख्स को एक लम्हे के लिए भी छोड़ने का रिस्क नहीं लिया जा सकता था। उसने निस्बतन एक छोटे कमरे में कदम रखा तो मैं भी वहां पहुंच गया। यहाँ उसने गिलास वाले दूध को एक खास मशीन से गुजारा। वो फिल्टर प्लांट से मुशाबा कोई मशीन थी।
ये भी मुमकिन है वो दूध में शामिल चिकनाई को अलग करने वाला छोटा प्लांट हो। बहरहाल एक सरी स्क्रीनिंग के बाद उस दराज कामत शख्स ने दूध को दोबारा गिलास में भरा और अपने इत्मीनान को हतमी बनाने के लिए उसने गिलास में से एक घूंट के बराबर दूध निकाल कर खुद पिया। उसके बाद लगभग 5 मिनट तक उसने इंतजार किया और जब दूध के कोई मुज़र असरात उस पर जाहिर ना हुए तो वो ट्रे में गिलास सजाए इमारत के अंदर ही अंदर एक और कमरे में पहुंच गया। मैं भी मज़कूरा कमरे में दाखिल हो गया। वो कमरा बेडरूम का मंजिर पेश कर रहा था और इस वक्त कमरे में सिर्फ एक शख्स मौजूद था जो एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। व्हील चेयर की पुश्त दाखिली दरवाजे की जानिब थी। मैं उस शख्स की शक्ल ना देख सका। अगली लम्हे मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी। दराज कामत शख्स सीधा व्हील चेयर की समत बढ़ा और रुकू के बल झुकते हुए उसने दूध के गिलास वाली ट्रे व्हील चेयर पर बैठे हुए शख्स की तरफ बढ़ा दी। उसी लम्हे में व्हील चेयर वाले शख्स की सूरत देखने में कामयाब हो गया। वो रब्बी मोशे खाइमन था। रब्बी को व्हील चेयर पर देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। व्हील चेयर का तस्वुर ज़हन में माजूरी और अपाची को उजागर करता था। मैंने मोशे आइमन को बिन गोरियन एयरपोर्ट से निकलकर स्याह गाड़ी में बैठे हुए और फिर मजकूरा गाड़ी से निकलकर इस बंगले की ज़ेरी मंजिल में दाखिल होते अपनी आंखों से देखा था। इन लम्हात में वो मुझे कहीं से भी माजूर या अपाच दिखाई नहीं दिया था, बल्कि वो किसी जवान की मानिंद कदम उठा रहा था। फिर व्हील चेयर पर बैठने का क्या जवाब बनता था? क्या इसकी टांगों में अचानक किसी किस्म की कमजोरी पैदा हो गई थी? इन्हीं सवालात में ज़हन को उलझाते हुए मैंने रब्बी पर निगाह जमाए रखी। ये तमाम तर तजज़ियाती ख्यालात एक सेकंड में मेरे जहन से गुजरे और मैंने रब्बी को सवालिया नजर से उस दराज कामत शख्स की जानिब देखते हुए पाया। जवाब में सुनहरी बालों वाले सूटेड बूटेड शख्स ने सर को इस बाती जुम्बश थी तो रब्बी ने उसके हाथ में पकड़ी हुई ट्रे से दूध का गिलास उठा लिया। रब्बी की सवालिया निगाह और दराज कामत शख्स की इस बाती गर्दन की जुम्बश ने हकीकत हाल मुझ पर वाज़े कर दी। रब्बी ने दूध के बारे में इस्तफसार किया और दराज कामत शख्स उस दूध के किसी भी हवाले से मुद्रे सेहत न होने को सर्टिफिकेट बायक जुम्बश गर्दन जारी कर दिया था। दूध हर एतबार से एक सेहत बख्श और तवानाई फराम करने वाली नेमत खुदा बंदी है। यहाँ मुद्रे सेहत मेरी मुराद सिर्फ इतनी सी है कि कहीं इस दूध में कुछ उसे जहर आलूद ना कर दिया गया हो। रब्बी अपनी खुराक के सिलसिले में हद से ज्यादा मोहतात नजर आता था और वो दराज कामत सुनहरी बालों वाला शख्स उसके लिए इंतहाई काबिल एतमाद था, जिसने दूध को रब्बी तक पहुंचाने के लिए खुद पर भी आजमा कर देखा। हालांकि कबल इसके वो दूध की मुकम्मल स्क्रीनिंग कर चुका था। बंगले में मौजूद तमाम अफराद रब्बी के लिए इंतहाई भरोसे के लोग थे। उसके बावजूद भी उसने एहतियात के दामन को मजबूती से पकड़ रखा था। इस छोटे से ट्रायल में बखूबी मालूम हो गया इस बंगले की हद तक मोशे आइमन सिर्फ और सिर्फ सुनहरी बालों वाले दराज कामत शख्स पर अंधा एतमाद करता था। अब इस शख्स के सूटेड बूटेड और हाई अलर्ट होने का सबब भी मेरी समझ में आ गया। वो 24 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी था। मैं उस शख्स के खालो खत और नक्शो निगार को बड़े ध्यान से अपनी यादाश्त में महफूज करने लगा। खास तौर पर उसको आंखों के हादसे में छुपाना बहुत जरूरी था ताकि बवक्ते जरूरत अगर मुझे रब्बी के माहौल में जाना पड़े तो ये शख्स मेरा हाथ थाम कर मुझे वहां पहुंचा दे। रब्बी व्हील चेयर पर बैठा गुनगुने दूध का हल्के हल्के सिप ले रहा था। वो इस वक्त जिस बेडरूम में बैठा था उसकी एक दीवार में बड़ी स्लाइडिंग विंडो नस्ब थी और रब्बी मजकूरा विंडो के पास दूसरी तरफ देख रहा था। इस स्लाइडिंग में लगे हुए शीशे को देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो वन वे ट्रैफिक वाला शीशा था, यानी इस शीशे के तवज्जो से बेडरूम में मौजूद फर्द या अफराद तो बाहर देख सकते थे मगर बाहर वाले बेडरूम में नहीं झांक सकते थे। मैंने दराज कामत शख्स की वसासत से मजकूरा शीशे की दूसरी जानिब निगाह दौड़ाई। दूर खासे फासले पर मुझे इस बंगले का गेट दिखाई दिया। पता नहीं ये बंगले की ज़ेरीन मंजिल का कौन सा जाविया था जहाँ से मेन गेट वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। रात की तारीकी में गेट के नीले रंग का अंदाजा लगाना नामुमकिन नहीं था, ताहम मैं सलमान की मेहरबानी से इस गेट के अंदरूनी और बैरूनी मनादर को देख चुका था, लिहाजा मुझे पहचानने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा।